इस दुनिया में कोई भी बच्चा अगर गलती करता है या बच्ची गलती करती है तो इसका खामियाजा उनके माँ बाप को भुगतना पड़ता है। लोग तुरंत ये कह देते हैं कि ना जाने इसके माँ बाप ने कैसे परवरिश की है कि ये बच्चा इतना बिगड़ गया है। जबकि एक माँ बाप अपने बच्चे को हर तरह की शिक्षा देते हैं और सबको एक जैसा ही लाड और प्यार देते हैं, लेकिन अगर बच्चे दो हैं तो दोनों बच्चे दो तरह के हो जाते हैं। लेकिन जब भी ये बच्चे गलती करते हैं तो तुरंत इसकी कमियां उसके माँ बाप के ऊपर डाल दिया जाता है। आज की भी घटना में बिल्कुल यही होता है। लेकिन आज की जो घटना है इसे सुनने के बाद आप भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार इसमें गलत कौन है, माँ बाप या फिर बच्चे। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है शामली, और इसी शामली के अंतर्गत एक थाना पड़ता है कोतवाली नगर, जिसके अंतर्गत एक इलाका आता है दयानंद नगर। दरअसल ये घटना है 7 अप्रैल 2018 को रात के 8 से 9 बजे करीब एक व्यक्ति किसी काम से मार्केट को जा रहा होता है तो अचानक देखता है कि अंधेरे में किसी व्यक्ति की सिसकियाँ की आवाज़ आ रही है। जब वो व्यक्ति उस अंधेरे में जा कर के देखता है तो वहाँ पे एक इंसान काफ़ी गंभीर अवस्था में पड़ा हुआ है और वो सिसकियाँ ले रहा है और शायद कुछ कहने की कोशिश करता है। जब ये व्यक्ति उसको करीब से देखता है तो पता चलता है कि उसके सर में किसी ने गोली मार दी है और वो काफ़ी गंभीर स्थिति में पड़ा हुआ है। वो व्यक्ति तुरंत एरिया के पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस वहाँ पे घटनास्थल पे पहुँचती है। इससे पहले कि उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाया जाता, उस व्यक्ति की वहीं पे मौत हो जाती है। जब इसकी खबरें आस पड़ोस के लोगों को पता चलती है, लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और काफ़ी हंगामा करना शुरू कर देते हैं और पुलिस को उस शव को वहाँ से उठाने नहीं देते हैं। पुलिस वहाँ पे लोगों का काफ़ी सामना करती है, उनसे हाथ जोड़ते हुए रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि हमें हमारा काम करने दीजिए, आपकी गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, पर इसका जो भी कातिल है हम उसे जल्द से जल्द हिरासत में लेंगे और जो भी उसका सज़ा होगा हम जल्द से जल्द उसे सज़ा भी दिलवाएंगे। आखिरकार लोगों को समझाते हुए पुलिस ने उस शव को अपने कब्जे में लिया और जब पुलिस ने उस बॉडी की तलाशी ली तो उसके जो भी कागजात थे, पर्स था या फिर मोबाइल था, सब के सब उसके पास मौजूद था। पुलिस जब उसके एड्रेस से पता करती है कि ये व्यक्ति रहने वाला कहाँ का है तो वो व्यक्ति कहीं और का नहीं बल्कि वहाँ से मात्र 100-150 कदम की ही दूरी पे उसका घर था। जब इसकी खबर उसके घर वालों को पता चला तो उसकी पत्नी, उसका बेटा, उसकी बेटी रोते चिल्लाते उसके पास आते हैं और सब के सब यही कहते हैं। कोई कहता है कि मेरे पति की किसने हत्या करी है, तो कोई चीख चीख कर के ये कह रहा है कि मेरे पापा की हालत आखिरकार ये किसने करी है। पुलिस उस बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अगली सुबह रिपोर्ट भी आती है जिसमें साफ पता चलता है कि उस व्यक्ति को किसी ने बहुत काफ़ी करीब से उसके सर में गोली मारी है। इस केस की छानबीन कर रहे होते हैं एसएसपी अवनीश गौतम। जब अवनीश गौतम इस केस की छानबीन कर रहे होते थे तो सबसे पहले इस व्यक्ति के बारे में पता करते हैं कि ये व्यक्ति है कौन। तो पता चलता है कि ये व्यक्ति एक कमेटी चलाता था जिसमें लगभग 10 लोगों की एक टीम था और ये 10 लोग हर महीने कुछ ना कुछ पैसे जमा करते थे और ये सारे पैसे इस अंकित रोहेला के पास, जो मृत व्यक्ति था जिसका नाम होता है अंकित रोहेला, इसी के पास होता था। पुलिस को लगती है कि शायद कोई दुश्मनी का एंगल है। उन 10 लोगों को अपने हिरासत में लेती है और उनसे जब पूछताछ करती है तो पुलिस वालों को उन 10 लोगों से भी कोई भी सबूत नहीं मिलता है। तब पुलिस इस व्यक्ति के काम के बारे में जानने की कोशिश करती है। तो ये अंकित रोहेला दिल्ली के शहदरा में एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में काम करता था। जो डेली का इसका रूटीन होता है, सुबह 7 बजे अपने घर से निकलता था, बाई ट्रेन दिल्ली शहदरा में पहुंचता है अपने इंस्टीट्यूट में और जाकर के वहां से काम करके, और रोज़ रात को 8 से 9 बजे के करीब बाई ट्रेन ही दयानंद स्टेशन पे उतरता है और वहां से इसकी घर की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास होती है, जो स्टेशन से लेकर के अपने घर का पैदल ही यात्रा करता है। पुलिस उस दयानंद नगर स्टेशन से लेकर कर इसके घर के बीच के सारे सीसीटीवी फुटेज निकाल करके और उसको जब चेक करती है कि शायद इससे कोई सबूत मिल जाए, लेकिन बदकिस्मती से पुलिस वालों के हाथ यहाँ से भी कोई सबूत नहीं मिलता है। समय लगभग 4-5 दिन गुजर जाता है। लोग काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और पुलिस वाले के ऊपर काफ़ी दबाव देना शुरू कर देते हैं। फिर यहाँ पे एसएसपी अवनीश गौतम को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और इनके जगह पे एसएसपी जितेंद्र कालरा को बुलाया जाता है। जितेंद्र कालरा इस मैटर को, इस केस को काफ़ी सीरियस लेते हैं और सबसे पहले उस एरिया का लगभग 1 सप्ताह का सीसीटीवी फुटेज निकालते हैं और उस सीसीटीवी फुटेज को बड़ी बारीकी से जांच करते हैं। 7 अप्रैल 2018 के रात के 8 से 9 बजे के करीब
दयानंद नगर स्टेशन से लेकर के और जब उसके घर के बीच की दूरी का सीसीटीवी देख रहे होते तो अचानक वहाँ पे एक बाइक पे 3 लड़के दिखाई देते हैं और अंकित रोहेला भी उसी रास्ते से गुजर रहा होता है, लेकिन 1 मिनट के लिए उस सीसीटीवी फुटेज से अंकित रोहेला ओझल हो जाता है और ये लड़के भी ओझल हो जाते हैं। लेकिन अगले सीसीटीवीज़ में जा करके ये दोनों कैप्चर हो जाते हैं। एसएसपी जितेंद्र कालरा अपनी पुलिस टीम ले जा करके जब वहाँ पे एक दुकानदार से पूछताछ करते हैं कि क्या तुम इस मृत व्यक्ति के बारे में जानते हो, तो दुकानदार कहता है कि हाँ साहब, मैं बिल्कुल अच्छी तरह से जानता हूँ, इनका नाम है अंकित रोहेला, जो यहीं पास में ही रहते हैं। जब पुलिस उन तीनों लड़कों का फ़ोटो दिखाती है तो वो दुकानदार कहता है कि साहब, इसमें से 2 लड़कों को तो नहीं जानता हूँ, पर एक जो लड़का है इसका नाम विशाल है और ये कोई और नहीं बल्कि अंकित रोहेला का ही बेटा है। पुलिस तुरंत विशाल को अपने हिरासत में लेती है और जब उससे पूछताछ करती है तो विशाल कहता है कि साहब, मैं उस रात उस दुकान से दूध लेने के लिए गया था। जब पुलिस उन दोनों लड़कों के बारे में पूछताछ करती है तो विशाल कहता है कि साहब, इसमें से एक जो लड़का है इसका नाम है आज़ाद, जो मेरी बहन अंजलि का बॉयफ्रेंड है, पर इसके साथ में जो दूसरा लड़का है उसका नाम तो नहीं जानता हूँ, पर आज़ाद बोल रहा था कि ये मेरा दोस्त है। पुलिस तुरंत आज़ाद को अपने हिरासत में लेती है और उसी के माध्यम से उसके दोस्त को भी हिरासत में लेती है, जिसका नाम होता है इरशाद। इस बार पुलिस इनसे काफ़ी सख्ती से पूछताछ करती है। जब सख्ती से पूछताछ करती है तो आज़ाद कहता है कि साहब, ये मर्डर मैंने नहीं किया है, लेकिन इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी है। लेकिन जब आज़ाद इसकी पूरी कहानी बताता है पुलिस वालों को तो पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। आज़ाद बताता है कि मैं बीएससी का स्टूडेंट हूं जो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाई करता है उसी यूनिवर्सिटी में इस अंकित रोहेला की बेटी अंजलि भी बीएससी की पढ़ाई कर रही होती है और आज़ाद और अंजलि के बीच में काफ़ी दिनों से अफेयर चल रहा था और ये दोनों एक दूसरे के इतने काफ़ी करीब होते हैं कि ये जहाँ भी मौका मिलता था एक दूसरे से ज़रूर मुलाकात करते थे, चाहे वो बाहर हो या फिर होटल हो, जहाँ भी मिलते थे एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे और ये इनका रिलेशनशिप लगभग 2 सालों से चल रहा था। एक दिन अंकित रोहेला इनको अचानक किसी होटल से बाहर निकलते हुए देख लेता है। अंकित रोहेला आज़ाद के पास जाता है और जा कर के उसे 4-5 थप्पड़ लगा देता है और काफ़ी गुस्से में आ करके कहता है कि अगर आइंदा से मेरी बेटी के कहीं आसपास भी अगर तुमने दिखाई दिया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आज़ाद वहाँ से कैसे भी अपने आप को बचा करके भाग जाता है और लगभग 4-5 दिनों तक गायब हो जाता है। अंजलि जब 4-5 दिनों तक उससे मिलने की कोशिश करती है, जब उससे मुलाकात नहीं होती है तो अंजलि काफ़ी परेशान हो जाती हैं, क्योंकि इन दोनों का मुलाकात आए दिन होते रहता है। लेकिन आखिरकार 5 दिनों के बाद आज़ाद फिर से अपने कॉलेज आना जाना शुरू करता है और फिर से इन दोनों की मुलाकातें होना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पे अंजलि को लगता है कि शायद अब हम पहले के जैसे नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि पहले के जैसे हम फ्री माइंड होकर के मिलते थे, अब कहीं ना कहीं उनके दिल में उसके पापा का डर बैठा हुआ था। एक दिन अंकित रोहेला जब अपनी ड्यूटी जा रहा होता है कि अचानक उसकी ट्रेन छूट जाती है। फिर वो लगभग 2 घंटे के बाद वापस अपने घर आता है, लेकिन जब घर आता है तो देखता है कि उसके घर से आज़ाद बाहर निकल रहा था। जब आज़ाद को अंकित रोहेला देखता है वो काफ़ी हैरान, वो परेशान हो जाता है और काफ़ी गुस्से में अपने घर के अंदर जाता है। तो जब घर के अंदर जाता है तो उसके घर में कोई और नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ उसकी पत्नी थी। अंकित रोहेला को अपनी पत्नी पे शक होता है और उसके साथ में काफ़ी मारपीट करना शुरू करता है और कहता है कि तुम्हारा अफेयर इस आज़ाद के नाम के लड़के के साथ चल रहा है। उसकी पत्नी, जिसका नाम होता है संगीता, वो भी काफ़ी शॉक्ड हो जाती है कि आखिर ये इनको पता कैसे चला, क्योंकि हम जो एक दूसरे से मिलना जुलना करते हैं हम बहुत ही सावधानी से कर रहे थे, इनको पता कैसे चल गया। अब अंकित रोहेला के अंदर काफ़ी चिड़चिड़ापन आ चुका था कि उसको मालूम हो चुका था कि एक ही लड़के के साथ में उसके पत्नी का भी और उसके बेटी का भी दोनों का अफेयर चल रहा होता है। अब इधर संगीता भी और अंजलि भी दोनों अपने पापा और पति से काफ़ी परेशान हो चुके थे, क्योंकि ये अंकित रोहेला इन दोनों के बीच का रुकावट बन रहा था। एक दिन अंजलि आज़ाद को अपने घर पे बुलाती है और इसका समाधान निकालती है और दोनों बात करते हुए एक प्लान बनाते हैं और अंजलि कहती है कि इस तरह से हम अपना समय नहीं गुजार सकते हैं, इतने टेंशन में हम नहीं रह सकते हैं, क्यों ना मेरे पापा को लाइफ से ही हटा दिया जाए। जब ये बातें दोनों कर रहे होते थे तो अचानक वहाँ पे उसकी माँ संगीता भी पहुँच जाती है। जब ये दोनों की बातें सुनती है तब उसकी माँ को पता चलता है कि आज़ाद और उसकी बेटी अंजलि के बीच में अफेयर चल रहा है और उसी वक्त अंजलि को भी पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड आज़ाद और उसके माँ के बीच में भी अफेयर चल रहा होता है। फिर ये तीनों बैठ करके और ये प्लान तैयार करते हैं
और इस काम को अंजाम देने के लिए आज़ाद को दिया जाता है। लेकिन आज़ाद कहता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये काम मैं तो क्या, मेरे पूरे ख़ानदान में आज तक किसी ने नहीं किया है, लेकिन मैं 2 ऐसे लड़कों को जानता हूँ जो ये काम कर सकते हैं। उन दोनों लड़कों को आज़ाद लेकर के आता है और इस काम को अंजाम देने के लिए पैसा तय किया जाता है। वो दोनों लड़के 5 लाख रुपये मांगते हैं। तो संगीता और अंजलि कहती है कि 5 लाख रुपया बहुत ज़्यादा है। तो वो दोनों शूटर कहते हैं कि हमें इस काम को करने के लिए पहले कुछ हथियार ख़रीदना होगा और कुछ हमारे खर्चे के लिए पैसे चाहिए हो। तो इस बात पे संगीता कहती है कि हथियार मैं तुम्हें दे दूँगी। और होता भी यही है। संगीता अपने ही घर से रिवॉल्वर और कुछ गोलियां उन दोनों शूटरों को देती है और 4 लाख रुपया तय किया जाता है, जिसमें से 2 लाख रुपया एडवांस के तौर पे दिया जाता है। और तारीख तय की जाती है 7 अप्रैल 2018 को शाम में, जब अंकित रोहेला अपने ड्यूटी से घर आ रहा होता था दयानंद नगर स्टेशन से पैदल अपने घर के तरफ। तो उसी रास्ते में आज़ाद और उसका दोस्त इरशाद सिर्फ इसलिए खड़े हुए थे ताकि उन दोनों शूटरों को उस व्यक्ति की पहचान करा सके। और फिर वो दोनों शूटर अंकित रोहेला के पास जाते हैं और काफ़ी करीब से उसके सर में गोली मार करके और मौके से फरार हो जाते हैं। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी आज़ाद ने पुलिस वालों को बताया तो पुलिस वाले भी काफ़ी दंग रह गए। जब इसकी खबर उसके बेटे विशाल को पता चला तो विशाल भी रोते हुए कहता है कि मैं भी एक दिन आज़ाद को और अपने माँ को अपने घर में ही काफ़ी आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। जब मैंने अपने माँ से पूछा तो माँ कहती है कि तुम्हें शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारी बहन का बॉयफ्रेंड है, यहाँ पे उसका कुछ नोट्स लेने के लिए आया था। लेकिन विशाल कहता है कि मैं जिस स्थिति में उनको देखा था, मुझे मालूम था कि इन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा था। काश कि मैंने ये बातें उसी टाइम पापा को बता दिया होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। पुलिस यहाँ पे इन चारों को, संगीता को, अंजलि को, आज़ाद और उसके दोस्त इरशाद और उन 2 शूटरों को, सबको हिरासत में ले करके और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। केस अभी ट्रायल मोड पे चल रहा है। बस देखना है कि आखिर कब तक इन आरोपियों को सज़ा मिलती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को ठेस या किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। बाकी दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना है, इसकी कहानी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।